नमस्कार साथियों, मैं विक्रम गुजर द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज कंप्लीट विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेज का प्रारूप जारी किया है। तो दोस्तों, आप घर पर रहकर भी तैयारी अपना सुचारू रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपनी खुद की सेफ्टी का पालन कीजिए। आप सेफ हो तो देश सेफ है। न किसी की नज़रों में रहो, न किसी के दिल में रहो। न किसी की नज़रों में रहो, न किसी के दिल में रहो। बाहर कोरोना वायरस फैला हुआ है, कृपया अपने अपने घरों में रहो। तो साथियों, मैं यहाँ आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और अपना जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसमें। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमको ये टॉपिक्स अच्छे से नहीं आ पा रहा, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में फिर इसको भूल जाते हैं। तो अपने यहाँ इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण एकीकरण का मतलब होता है दोस्तों एक करना। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एक करना, एकत्रित करना, संगठित करना ही क्या कहलाता है? एकीकरण। अर्थात पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन सभी रियासतों को एक करके जो एक प्रारूप तैयार किया, उसी प्रारूप को किस नाम से जाना गया? एकीकरण के नाम से जाना गया। भारत में एकीकरण के समय कुल 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? कुल 565 रियासतें थी। 565 रियासतों में से भारत का जब विलय पत्र हुआ, रियासतों का विलय पत्र हुआ, तो उस समय 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाकी 562 रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कुल 565 रियासतें थी। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में उस समय कुल 19 रियासतें थी। कितने रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी। 19 रियासतें प्लस में 3 ठिकाने थे। ठिकानों की संख्या कितनी थी? 3 ठिकाने थे। वो मैं आपको बताऊंगा ठिकाने कौन कौन से थे, 19 रियासतें कौन सी थी। तो यहाँ जो 565 रियासतें थी, इन 565 रियासतों को मिलाने का जो श्रेय जाता है, वो श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अर्थात भारत की लगभग सभी रियासतों का एकीकरण करने का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार की उपाधि थी, ये सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। कौन सी महिलाओं के द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा। बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया था। 565 रियासतों का एकीकरण किया था, लगभग संपूर्ण भारत का एकीकरण किया था। एक व्यक्ति और था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इस जवाहरलाल नेहरू को जम्मू कश्मीर का, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का एकीकरण करने का दायित्व सौंपा था। ये जम्मू कश्मीर का एकीकरण भारत में नहीं कर पाए थे, जो आज तक भी विवादों में रहा था। जो 370 अनुच्छेद था, वो इन्हीं की देन थी, जो अब समाप्त हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? आपकी लहराती हुई जुल्फों में हम उतर जाना चाहते हैं। आपकी लहराती हुई जुल्फों में हम उतर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? आपके सिर के ऊपर बाल ही नहीं है,
इसलिए हम बार बार फिसल जाते हैं। तो ये कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया था। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के समय में 8 + 7 = 14। वैसे तो 8 7 15 होते हैं, लेकिन आपको यहाँ 8 7 14 याद रखने हैं। 8 7 कितने होते हैं? 14। अर्थात 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण को बनाने में लगा कुल समय कितना है? 8 वर्ष 7 माह है, 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। राजस्थान में एकीकरण के समय रियासतों की संख्या कुल कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। ठिकानों की संख्या 3 थी। गुरुजियों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ठिकाना है, निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं है। तो ठिकानों में आपको एक लाइन याद रखनी है, नकल। एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है? नकल नहीं करना है। अगर आप नकल करते हुए पाए गए तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। तो न का मतलब हो गया नीमराणा। न का मतलब क्या हो गया दोस्तों? नीमराणा। और नीमराणा कहाँ पर है? ये अलवर। कहाँ पर है? अलवर। कै का मतलब हो गया कुशलगढ़। कै का मतलब क्या हो गया? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में। और ले का मतलब क्या हो गया? लावा। ले का मतलब हो गया लावा। याद रखना साथियों, लावा वर्तमान में टोंक में है, लेकिन उस समय जयपुर रियासत का भाग था। उस समय लावा किस रियासत में आता था? जयपुर रियासत में आता था। 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, और वो था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण के समय भारत 3 श्रेणियों में विभाजित था। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ऐसे श्रेणियों में बटा हुआ था। राजस्थान भी ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी में बटा हुआ था। ए श्रेणी का मतलब क्या होता है? बी श्रेणी का मतलब क्या होता है? सी श्रेणी का मतलब क्या होता है? पिछला जो पटवार का एग्जाम हुआ, उस पटवार के एग्जाम में पूछा था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि राजस्थान निम्न में से किस श्रेणी का भाग था एकीकरण के समय। तो ए श्रेणी क्या होती है? बी श्रेणी क्या होती है? सी श्रेणी क्या होती है? ए श्रेणी का जो प्रमुख होता है, ए श्रेणी में जो प्रमुख होता था, सर्वे सर्वा होता था, वो होता था ब्रिटिश गवर्नर। अर्थात यहां ए श्रेणी में जो सर्वे सर्वा जो प्रमुख व्यक्ति होता था वो होता था ब्रिटिश गवर्नर। बी श्रेणी में क्या होता था? बी श्रेणी का जो प्रमुख होता था वो होता था राज प्रमुख। कौन होता था? राज प्रमुख। और सी श्रेणी का जो प्रमुख होता था वो होता था चीफ कमिश्नर। ये श्रेणियां बटी हुई थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी का प्रमुख कौन होता था? ब्रिटिश गवर्नर होता था। बी श्रेणी का प्रमुख राज प्रमुख होता था। सी श्रेणी का प्रमुख चीफ कमिश्नर होता था। अर्थात यहाँ सी श्रेणी का चीफ कमिश्नर अजमेर किस श्रेणी का था? सी श्रेणी का। यहाँ प्रमुख कौन था? चीफ कमिश्नर। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि सर ये तो देखो सामान्य बिंदु याद हो जाते,
लेकिन जो राजस्थान के एकीकरण के चरण हैं वो 7 चरण याद नहीं होते। 7 चरण याद भी करें तो फिर उनकी डेट याद नहीं होती, डेट याद कर लेते हैं तो सन याद नहीं होती, फिर उनके राज प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर हमको। तो इन सभी समस्याओं का निदान करते हुए बहुत ही अच्छा टॉपिक है गुरुजियों। अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो यहीं याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखना है। दिमाग में अगर हेजिटेशन रखोगे तो फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अपने यहाँ बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी रियासत। भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। भारत की सबसे छोटी रियासत, भारत की सबसे छोटी रियासत बिलावरी थी, एमपी में, मध्य प्रदेश में। जबकि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कुशलगढ़ रियासत थी। सॉरी, कुशलगढ़ नहीं, लावा, सबसे छोटी लावा। उसके बाद में यहां हम बात करते हैं सबसे, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, वो थी मेवाड़, जो लगभग 565 ईस्वी में बनी थी। 565 ईस्वी में गोहिल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत वो थी झालावाड़। 1835 के लगभग बनी थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। और मारवाड़ रियासत का जो क्षेत्रफल था, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो मारवाड़ रियासत का जो क्षेत्रफल था वो था लगभग 16 वर्ग मील। कितना था? 16 वर्ग मील। तो ये प्रारंभिक बिंदु है। भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी। राजस्थान की मारवाड़ थी। भारत की सबसे छोटी बिलावरी, सबसे छोटी लावा। राजस्थान की प्राचीन रियासत मेवाड़ कब बनी? 565 ईस्वी में। किसके द्वारा? गोहिल के द्वारा स्थापना की गई। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए इसके 7 चरणों का अध्ययन करेंगे मित्रों, और 7 चरणों को यहीं पर याद करना है। उसके लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, और ट्रिक्स है एमपी से। कहाँ से? एमपी से बस, एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहाँ पर आ गई? राजस्थान आ गई। मैं का मतलब मत्स्य संघ। कौन सा संघ गुरुजियों? मत्स्य संघ। पे का मतलब पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। स का मतलब संयुक्त राजस्थान, संयुक्त पूर्व राजस्थान।
ब का मतलब हो गया वृहद राजस्थान, स का मतलब हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा चरण राजस्थान संघ, छठा चरण कौन सा है? राजस्थान संघ। और सातवां वर्तमान राजस्थान संघ। ये हो गए 7 चरण। पहला चरण कौन सा है मित्रों? मत्स्य संघ। दूसरा चरण कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा संयुक्त पूर्व राजस्थान। चौथा वृहद राजस्थान। पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा राजस्थान संघ। सातवां वर्तमान राजस्थान संघ। ये हो गए 7 चरण। ट्रिक्स कौन सी है? एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहाँ पर आ गई? राजस्थान आ गई। गर्मी है मित्रों, आपको भी पता है, तापमान है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों का प्यार ही हमारे तापमान को कम करता है। एमपी से बस कहाँ आ गई? राजस्थान आ गई। मैं का मतलब क्या हो गया? मत्स्य संघ। पी का मतलब पूर्व राजस्थान संघ। स का मतलब संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। ब का मतलब वृहद राजस्थान संघ। स का मतलब संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और र का मतलब राजस्थान संघ। और ज का मतलब वर्तमान राजस्थान संघ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको जल्दी से उतार भी सकते हो। तो ये अपने क्या थे? 7 चरण। 7 चरणों में से ये तो याद हो जाएंगे, लेकिन अब पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा चरण संयुक्त पूर्व राजस्थान। चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ। पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। छठा चरण राजस्थान संघ। और लास्ट 7वां चरण कौन सा था? वर्तमान राजस्थान संघ। वर्तमान राजस्थान संघ। ये 7 चरण याद हो गए मित्रों। अब इनमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? इनमें प्रॉब्लम आती है, इनकी डेट याद नहीं होती है गुरुजियों, इनकी सन याद नहीं होती है। तो इसके लिए अपने पास में सीधा सा फंडा है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी किसी प्रकार की। अगर टेंशन लोगे तो हो सकता है कोरोना महामारी में आपका कुछ नुकसान नहीं हो, लेकिन टेंशन में आप ज़रूर नुकसान कर बैठोगे। इसलिए टेंशन हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर से कह रहा हूँ, टेंशन हमको नहीं लेना है। ये अपने आप याद होगा, सिर्फ आपको पढ़ना है और बोर्ड पे देखना है। देखो, ये तो हो गए 7 चरण। अब इनकी डेट कैसे याद रखनी है आपको? डेट के लिए आपको देखो 18, 25, 18, 18, 25, 18। फिर बोलो इसको एक बार, 18, 25, 18। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है गुरुजियों? सबको पता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को।
कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान अपने पूर्ण अस्तित्व में आया था। इसलिए 30 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में हम 30 मार्च को मनाते हैं। 30 के आधे कितने होंगे? 15। 30 के आधे कितने होंगे? 15, अर्थात 15 मई। क्या है ये? 15 मई। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस सबको पता है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। राजस्थान में चरणों की संख्या कितनी है? 7। अब 7 में से 6 गए तो कितने बचे? 1, अर्थात ये लो 1। ये क्या है? नवंबर। ये क्या है? नवंबर। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, ये 7 चरणों की डेट हो चुकी है। अर्थात पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च को। दूसरा 25 मार्च को बना। तीसरा चरण 18 अप्रैल को बना। चौथा चरण 30 मार्च को बना। पांचवा 15 मई को बना। छठा 26 जनवरी को बना, और सातवां 1 नवंबर को बना। 18 25 18, एक बार और देख लो इसको साथियों। 18 25 18। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 के आधे कितने होते हैं? 15। 30 के आधे कितने होंगे? 15। 15 क्या है? मई। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 6 चरण हो चुके हैं, बचे कितने? 1, अर्थात 1 नवंबर। 1 नवंबर को राजस्थान का 7वें चरण का निर्माण हुआ था। अब देखो इसमें ये तो हो गई इनकी डेट, अर्थात पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। कब बना था? 18 मार्च को। दूसरा पूर्व राजस्थान संघ कब बना था? 25 मार्च को। तीसरा संयुक्त पूर्व राजस्थान कब बना था? 18 अप्रैल को। तो ये तो हो गई इनकी डेट। अब हमको यहाँ पर सन में भी प्रॉब्लम आती है कि सन याद नहीं हो पाती, कौन सी सन में कौन सा चरण बना था। सीधा सा है, ऊपर के 3। कहाँ के 3? ऊपर के 3 या पहले 3, ये बने थे 1948 में। पहले 3 चरण कब बने थे? 1948 में। अगले 2 चरण कब बने थे? ये वाले नीचे वाले। अगले 2 चरण कब बने थे? 1949 में। कब बने थे? 1949 में। उसके बाद में अगला चरण ये बना था 1950 में। इस दिन हमारा संविधान लागू भी हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट 1956 में। 1956। देखो पहले 3 चरण कब बने थे? 1948 में। अगले 2 चरण कब बने थे? 1949 में बने थे। उसके बाद में अगला चरण कब बना? 1950 में। और लास्ट चरण कब बना? 1956 में। अर्थात पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का क्या किया गया था? निर्माण। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान संघ। कब बना? 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को बना। क्या नाम था? संयुक्त पूर्व राजस्थान। चौथे चरण का क्या नाम है? वृहद राजस्थान। कब बना? 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण कौन सा है? संयुक्त वृहद राजस्थान। कब बना? 15 मई 1949 को। छठा चरण राजस्थान संघ। कौन सा? राजस्थान संघ। ये कब बना था? 26 जनवरी 1950 को छठे चरण का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और सातवां चरण कौन सा है? वर्तमान राजस्थान संघ। ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण का निर्माण हुआ था। ये हो गए 7 चरणों के नाम, 7 चरणों की डेट और 7 चरणों की सन। कौन सा चरण किस डेट को किस सन में बना था।
उसके बाद में आगे आपको इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, वो प्रॉब्लम्स आती है राज प्रमुख में, कि आपको यहाँ 4 चरणों तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरणों के राज प्रमुख याद रखने हैं गुरुजियों। क्या याद रखने हैं? राज प्रमुख याद रखने हैं, प्रधानमंत्री याद रखने हैं, प्रधानमंत्री याद रखने हैं, और उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं, उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं। ये 4 नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। पहले चरण का राज प्रमुख कौन था, दूसरे का राज प्रमुख कौन था, तीसरे का राज प्रमुख कौन था, चौथे का कौन था। इसी तरह पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन था, दूसरे का कौन था, तीसरे का कौन था और चौथे का कौन था। इसी तरह पहले चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, दूसरे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, तीसरे चरण का उद्घाटन और वह चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था। तो इनमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस तरीके से आपको ये 7 चरण याद हुए हैं, 7 चरणों की डेट याद हुई है, 7 चरणों की सन याद हुई है, उसी तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हुए इनको भी याद करेंगे, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से याद करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर हम इसको अच्छे से पढ़े, या पढ़ाने वाला अच्छा हो, डिस्प्ले करने वाला अगर अच्छा व्यक्ति हो, तो यहाँ से हम 1-2 क्वेश्चन प्लस कर सकते हैं। और नो डाउट इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हर एग्जाम में राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवार का एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, राजस्थान से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान से संबंधित तमाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम में से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि प्राचीन इतिहास का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना एकीकरण है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, जनजातीय की जो आंदोलन है, और ये प्रमुख प्रकाशित पत्रिकाएं हैं, ये इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम बारी बारी से सभी टॉपिकों को यहाँ पढ़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़कर विनती आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसको, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिले। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। इनमें रियासतें, मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठिकाने भी मैंने आपको बता दिए कि पहला ठिकाना कौन सा था, दूसरा ठिकाना कौन सा था, तीसरा ठिकाना कौन था। 3 ठिकानों में भी सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ था, सबसे छोटा ठिकाना लावा था। इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे देखोगे पहला ठिकाना था नीमराना, दूसरा था कुशलगढ़, तीसरा था लावा। कभी कभार हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से कौन सा बड़ा ठिकाना है, निम्न में से कौन सा छोटा ठिकाना है। तो अक्षरों को गिन लेना, 1 2 3 4 5। सबसे ज़्यादा बड़ा नाम किसका है? कुशलगढ़ का। नाम बड़ा किसका? कुशलगढ़ का। तो ठिकाना भी बड़ा कौन सा होगा? कुशलगढ़। अब इसमें देखो नाम छोटा किसका है? लावा का। किसका है? लावा का। तो छोटा ठिकाना कौन सा होगा? लावा। अर्थात सबसे छोटा ठिकाना लावा है, जबकि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़ का था। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए रियासतों को देखेंगे। पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें आई थी, दूसरे चरण में कौन सी रियासतें आई थी, तीसरे चरण में कौन सी रियासतें आई थी। तो पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। कब बना? 18 मार्च 1948 को। तो पहले चरण में 4 रियासतों को शामिल किया गया था। कितने रियासतों को शामिल किया था? 4 रियासतों को शामिल किया था। आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है, नन्हा बालक होता है, तो सबसे पहले जब वो स्कूल में जाता है तो हम उसको ये सिखाते हैं ABCD। आजकल तो जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गया है कि आजकल बच्चों को याद ही ऐसे तरीके से कराते, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा आम, C फॉर छोटा आम। तो इस तरीके से नहीं देखना है हमको। यहाँ पर पहले चरण में कितने रियासतें शामिल हुई थी? 4 रियासतें। और 4 रियासतों को याद करने का सीधा सा फंडा है A
प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक ठिकाना था। एक क्या था इसमें शामिल? ठिकाना। और ठिकाना कौन सा था? नीमराना वाला। भाई अलवर आ गया तो नीमराना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। अब देखो, ए फॉर अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर। डी का मतलब क्या हो गया? धौलपुर। अर्थात पहले चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। कब बना था? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें शामिल थी इसमें? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? ए, बी, सी और डी। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। एक ठिकाना शामिल था। राजधानी किसको बनाया था? अलवर को राजधानी बनाया था। अलवर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया गया था। उद्घाटन इसका भरतपुर में हुआ था। इस चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में। और भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है, उस लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? नामकरण, उद्घाटन इसका भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हो गया। जबकि इसका नामकरण, मत्स्य संघ का नामकरण, अर्थात मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसने रखा? तो वो था के.एम. मुंशी। कौन था? के.एम. मुंशी। कौन सा मुंशी? के.एम. मुंशी। के का मतलब कन्हैयालाल, मैं का मतलब माणिक्यलाल। अर्थात नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब इसमें आगे और क्या देखना है? पहले चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? पहले चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था? पहले चरण का राज प्रमुख कौन था? तो इन राज प्रमुखों को मैंने आपको पहले बताया था। राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता, ये हमको पहले चरण से और चौथे चरण तक याद रखना है। तो उनकी भी ट्रिक्स है। उनकी ट्रिक्स मैं एक साथ ही बता दूंगा, लेकिन हम यहाँ पहले रियासतों को देखेंगे। किसको देखेंगे? रियासतों को। तो रियासतें कौन कौन सी रियासतें आ गई थी इसमें? 4 रियासतें आ चुकी थी। और देखो, जब ये रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, कुछ राजा थे, उन राजाओं ने प्रॉब्लम्स भी खड़ी करी थी, क्योंकि वो राजस्थान के विलय में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई को, कब? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वो ही रियासतें अपने आप में अलग या स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी आय 10 लाख हो, और जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो और वार्षिक आय लगभग 1 करोड़ हो। वो रियासतें अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती थी। लेकिन उस समय ऐसी मात्र 4 ही रियासतें थी जो इस नियम का पालन करती थी। उन 4 रियासतों में से मैं आपको बताऊं, 1 नंबर जो रियासत थी वो थी जैसलमेर, दूसरी थी बीकानेर, तीसरी थी जयपुर और चौथी थी उदयपुर। ये 4 रियासतें थी जो इस नियम का पालन करती थी। रियासती जो विभाग था, इस विभाग का जो अध्यक्ष था, वो अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जबकि इसका जो सचिव था वो सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो ही रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकती है, अपने आप का अलग अस्तित्व रख सकती है, जिसकी जनसंख्या तो 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो। ऐसा नियम पालन करने वाली 4 रियासतें थी। एक बांसवाड़ा का शासक और था चंद्रवीर, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र पर मैं आज हस्ताक्षर कर रहा हूँ, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से हमारा राज्य वापस जाए, क्योंकि वो तमाम आज़ादियाँ चाहते थे। इसलिए खुद से नज़रें न मिला पाऊँ ऐसा कायर बना दिया।
खुद से नजरें ना मिला पाऊं ऐसा कायर बना दिया, और घर वालों से इतना झूठ बोला, और घर वालों से इतना झूठ बोला कि लायर बना दिया, घर वालों से इतना झूठ बोला कि लायर बना दिया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरे इश्क की वजह से, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरे इश्क की वजह से, कमबख्त तेरे इश्क ने हमको शायर बना दिया। ये आपका एंटरटेनमेंट था, हंसाने का था, लेकिन अपने को ज़्यादा हंसना भी नहीं है क्योंकि आगे टॉपिक की तरफ भी ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। कब बना था ये चरण? 25 मार्च 1948 को। इस चरण में राजस्थान की 9 रियासतें शामिल होंगी। कितनी रियासतों को शामिल किया जाएगा? 9 रियासतों को इस चरण में शामिल किया जाएगा। उन 9 रियासतों के लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है साथियों। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि अब मुझको मिटाना ही पड़ेगा और कोई इलाज ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे जिनकी शादियां होती, गर्मियों में आराम से अच्छा एंटरटेनमेंट होता, डीजे वगैरह बजते, शादियों में जीमने का प्रोग्राम चलता, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सबकी आशाओं पर पानी फिर गया है, सब लॉकडाउन हुए पड़े हैं और हमको भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसके अभी तक किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं बना है। अभी वैज्ञानिक लोग हैं जो अभी साइंटिस्ट वगैरह हैं वो लग रहे हैं कि कोई वैक्सीन तैयार हो जाए क्योंकि ये कोरोना वो बीमारी है, इश्क के मरीज़ का इलाज नहीं होता, उसी प्रकार कोरोना के मरीज़ का भी फ़िलहाल में कोई इलाज नहीं है। तो हम बात कर रहे थे दूसरे चरण। दूसरे चरण में कुल 9 रियासतें शामिल हुई थी आकर, और 9 रियासतों के लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है। हे प्रभु, क्या याद रखना है? हे प्रभु, हे प्रभु काके साको, हे प्रभु काके साको झाड़ू बांटो। क्या बांटो? झाड़ू बांटो। स्वच्छ भारत अभियान के तहत। कौन से अभियान के तहत? स्वच्छ भारत अभियान के तहत हे प्रभु काके साको झाड़ू बांटो। अब देखो इसमें प्र का मतलब हो गया प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ हो गया? प्रतापगढ़। क्योंकि पहले जिलों में गढ़ ज़्यादा लगते थे, जो बड़ी रियासतें अच्छी रियासतें होती थी उनको गढ़ कहा जाता था, एक जिनका अच्छा अस्तित्व होता था। जैसे आपने एक उक्ति भी सुनी होगी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब गधैया। क्योंकि किलों में अगर देखा जाए तो किलों की जो दीवारें हैं, दीवारों का सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे मजबूत जो किला था वो चित्तौड़गढ़ था। और रानियों में अगर सबसे सुंदर रानी की बात की जाए तो सबसे सुंदर रानी थी पद्मिनी, बाकी सब तो उसके सामने गधी की अवहेलना दी गई है, उनको उपमा दी गई है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब गधैया। तो प्र का मतलब क्या हो गया? प्रतापगढ़। बू का मतलब हो गया बूंदी। बू का मतलब क्या हो गया? बूंदी। की का मतलब हो गया किशनगढ़। की का मतलब क्या हो गया? किशनगढ़। सा का मतलब हो गया शाहपुरा। सा का मतलब क्या हो गया? शाहपुरा। सा का मतलब क्या हो गया? शाहपुरा। को का मतलब हो गया कोटा। जय का मतलब हो गया झालावाड़। डो का मतलब हो गया डूंगरपुर। बा का मतलब हो गया बांसवाड़ा। बा का मतलब क्या हो गया? बांसवाड़ा। और टों का मतलब हो गया टोंक। कितनी रियासतें होगी गुरुजियों? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और
9। ये 9 रियासतें आकर मिली थी कौन से चरण में? दूसरे चरण में। पहले चरण में 4 रियासतें आकर मिली थी ABCD, दूसरे चरण में 9 रियासतें आ गई हैं, प्लस में इसमें भी एक ठिकाना शामिल होगा, और ठिकाना कौन सा आएगा? कुशलगढ़ वाला। क्यों आएगा? क्योंकि बांसवाड़ा रियासत इसमें आ चुकी है, तो कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो भी इसमें आकर शामिल होगा। इसमें प्रतापगढ़ आ गया, ये बूंदी आ गई, जिली है ये एक जिली, बाकी तो इसमें सारे जिले हैं, सारे आदमी हैं, ये एक महिला आ गई। देखो एक मिनट, एक जिली आ गई, बाकी ये सारे आदमी हैं, ये महिला है। अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे। हम भी चक्कर काटेंगे इसकी गली में बड़े शौक से, हम भी चक्कर काटेंगे इसकी गली में बड़े शौक से, मगर शर्त ये है कि कम से कम ये एक बार दिखाई तो दे। तो ये 9 के बीच में फंसी पड़ी है बेचारी बूंदी। ये 9 रियासतें इसमें शामिल हुई थी, कौन से चरण में? दूसरे चरण में शामिल हुई थी। अब इसके बाद में आगे का जो तीसरा चरण था, ये तीसरा चरण, तीसरे चरण में आकर मिलती है उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत आकर मिलती है? उदयपुर रियासत आकर मिलती है। लेकिन आगे इस चरणों में हम बढ़ते चलेंगे। इससे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री। इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, उतार सकते हो, जल्दी से इसको उतार लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सहज तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार के हाबड़ ताबड़ हमको नहीं करना है, 1% भी नहीं लेना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है। इसको जितने प्यार से पढ़ेंगे, जितने आराम से पढ़ेंगे, जितने प्रेम से पढ़ेंगे, जितने लव की भावना से पढ़ेंगे, उतना ही जल्दी ये आपको याद होगा। पहला चरण हो गया, पहले चरण की मैंने बता दी, 4 रियासतें आ गई थी, ठिकाना आ गया था। दूसरा चरण में 9 रियासतें आ गई, ठिकाना आ गया। और कब बना वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, डेट मैंने पहले बता दी थी, नामकरण मैंने पहले बता दिया था। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्रधानमंत्री। पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन था? दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, 4 चरणों के प्रधानमंत्री हमको याद रखने हैं। इसके आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, वो है सोगो माही। सोगो माही छोटा सा बालक है, छोटा सा बच्चा है, बेबी है, सो गया बेचारा। गर्मियाँ हैं, नींद तो आ ही जाती है, जब बड़ों को नींद आती है तो बच्चों का कसूर ही क्या है। सोगो माही, सो का मतलब हो गया शोभाराम कुमावत। सो का मतलब क्या हो गया? शोभाराम कुमावत। सो का मतलब क्या हो गया? शोभाराम कुमावत। गो का मतलब हो गया गोकुल लाल, गोकुल लाल। और ये कौन है? असाने वाले। कौन है? असावा जी। गोकुल लाल असावा। माँ का मतलब माणिक्य लाल वर्मा। कौन से वर्मा जी हैं? माणिक्य लाल वर्मा। और ही का मतलब हो गया हीरालाल शास्त्री। कौन सा शास्त्री है? हीरालाल शास्त्री। सोगो माही, सो का मतलब शोभाराम कुमावत, गो का मतलब गोकुललाल असावा, माँ का मतलब माणिक्यलाल वर्मा, ही का मतलब हीरालाल शास्त्री। ये हो गया पहले चरण का प्रधानमंत्री। पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ, अर्थात मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुललाल असावा। तीसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे चरण का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। ये 4 चरणों के क्या हो गए? प्रधानमंत्री। पहला चरण मत्स्य संघ, पीएम कौन है? शोभाराम कुमावत। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ, पीएम कौन है? गोकुललाल असावा। तीसरा चरण संयुक्त पूर्व राजस्थान,
पीएम कौन है? माणिकलाल वर्मा। चौथा चरण वृहद राजस्थान, और इसका प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। इसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है और इसको मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए इनके प्रधानमंत्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि वैसे अगर इसको रजिस्टर में उतारना चाहो तो उतार लिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता उद्घाटनकर्ता वो ही 4 चरणों के हमको उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं। उद्घाटनकर्ताओं में आपको एक लाइन याद रखनी है, जीजी। कौन? जीजी नहीं पता। जीजी नहीं पता। जीजी नहीं पता, सीधा है, याद रह जाएगा, जीजी नहीं पता। जीजी नहीं पता। जी का मतलब हो गया गोडगिल। जी का मतलब क्या हो गया? गोडगिल। इस जी का मतलब क्या हो गया? गोडगिल। न का मतलब हो गया नेहरू। न का मतलब क्या हो गया? नेहरू। और कौन सा नेहरू? जेएल नेहरू, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। और पै का मतलब हो गया पटेल। पटेल कौन सा हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गोडगिल, गोडगिल कौन है? ये एनवी गोडगिल है इनका पूरा नाम। पूरा नाम क्या है? एनवी गोडगिल। और एनवी का मतलब होता है नरहरि, नरहरि विष्णु गोडगिल। नरहरि विष्णु गोडगिल। पहले चरण का उद्घाटनकर्ता कौन है? गोडगिल। दूसरे का कौन है? गोडगिल। तीसरे का कौन है? गोडगिल। तीसरे का कौन है? नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटनकर्ता है। और चौथे का उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 चरणों के उद्घाटनकर्ता हो गए। 4 चरणों के प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में अगले 4 जो चरण हैं उनके राज प्रमुख को देख लेते हैं। उनके राज प्रमुखों को देख लेते हैं। राज प्रमुख, राज प्रमुख। पहले चरण का राज प्रमुख कौन था? दूसरे चरण का राज प्रमुख कौन था? तीसरे चरण का राज प्रमुख कौन था? चौथे चरण का राज प्रमुख कौन था? गर्मी है दोस्तों, तापमान भयंकर है। राज प्रमुख हमको यहां याद रखने हैं। इसकी एक याद रखना, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं ना, जो आदमी खड़ा होता है तो उसको ये बोलते हैं ऊबा है, या कोई लड़की खड़ी है तो ये बोलते हैं ऊबी है। तो एक लड़की है, उसका नाम है भूमि। क्या नाम है लड़की का? भूमि है। और वो खड़ी है, तो खड़ी को क्या बोलते हैं? ऊबी। तो यहाँ आपको याद रखना है, ऊबी कौन? भूमि। ऊबी भूमि। ऊ का मतलब हो गया उदयभान सिंह। ऊ का मतलब क्या हो गया? उदयभान सिंह। बी का मतलब क्या हो गया? भीम सिंह। भू का मतलब हो गया भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। और मैं का मतलब हो गया मान सिंह द्वितीय, मान सिंह महाराज सेकंड। पहले चरण का अर्थात मैंने पहले बता दिया, 4 चरणों के प्रधानमंत्री पढ़े हैं, 4 चरणों के राज प्रमुख पढ़ रहे हैं, 4 चरणों के उद्घाटनकर्ता पढ़ चुके हैं हम लोग। पहले चरण का उद्घाटनकर्ता पहले चरण का राज प्रमुख कौन था? उदयभान। ये धौलपुर के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? धौलपुर के महाराज थे। दूसरे चरण में कौन बना?
राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह, कोटा के महाराज थे। तीसरे चरण का राज प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह, और ये भूपाल सिंह कहाँ के थे? उदयपुर के। ये कहाँ के थे? कोटा के, और ये धौलपुर के थे। धौलपुर के, और मानसिंह महाराज थे जयपुर के। एक बात याद रखना साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे होनहार बालकों, मेरे आराध्य देवताओं, ये जो राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, इस राजस्थान के एकीकरण में एकमात्र विकलांग व्यक्ति था, तो वो था भूपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण में एकमात्र विकलांग व्यक्ति कौन था? भूपाल सिंह, जो कहाँ का था? उदयपुर का। तो ये हो गए राज प्रमुख। तो साथियों, हमने यहाँ 3 चरणों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला चरण मत्स्य संघ कब बना, कितने रियासतें आई थी, राज प्रमुख पढ़ लिया इसका, प्रधानमंत्री पढ़ लिया इसका, उद्घाटनकर्ता पढ़ लिया। दूसरा चरण, इसमें कितनी रियासतें आई थी। तीसरे चरण में एक उदयपुर रियासत आकर मिली थी, प्लस में ऊपर वाली 9 रियासतें थी, अर्थात तीसरे चरण में कुल 10 रियासतें शामिल हो जाती हैं आकर। बाकी के जो अगले चरण है, अब जैसे चौथे चरण है, ये वृहद क्षेत्र है, तो इसमें बड़े बड़े क्षेत्र आकर मिलेंगे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वाले जो ये बड़े पार्ट है ये आकर मिलेंगे। और संयुक्त वृहद राजस्थान है, और राजस्थान संघ है, वर्तमान राजस्थान संघ है, इनको पढ़ेंगे हम। इससे अगला वाला जो वीडियो आएगा, अगला वाला जो पार्ट आएगा इसका, उस पार्ट में अगला जो इसका शेष बचा हुआ मैटर है एकीकरण का, क्योंकि आपको पता है एक पार्ट में तो कंप्लीट हो नहीं सकता ये। जब तक आप इस पार्ट को अच्छे से स्टडी करोगे, उसके जस्ट बाद में ही दूसरा पार्ट हम यहाँ जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। और 2 पार्ट इसके, लगभग 2 या 3 पार्ट बनेंगे एकीकरण के। तो 2-3 पार्टों में एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो, किसी प्रकार की अगर कोई सी भी समस्या हो, तो आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसमें कमियां बताओगे तो हम उसमें सुधार का प्रयास करेंगे। क्योंकि मनुष्य गलतियों का एक पुतला है, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान से गलतियां होती रहती हैं, और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ता है तो इंसान कहलाता है, और गलतियों पर गलतियां करते रहे तो वो इंसान नहीं, वो गधा कहलाता है। तो आप लोगों को किसी प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की मैटर से संबंधित हो, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमको लगेगा कि हाँ, इसमें वास्तविक त्रुटियां हैं, तो हम सुधार का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें मुझे पता है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। हालांकि कैमरे वगैरह इनकी थोड़ी डिजिटल की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, फोकस वगैरह है। हालांकि पिछले वीडियो में भी फोकस की प्रॉब्लम आई थी, जिसको अब की बार हमने ठीक भी किया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो किसी प्रकार की, तो आप हमको बताइए। और इस महामारी में बाहर नहीं निकलना है, घर पे ही रहना है, सुरक्षित रहना है। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं समय देने के लिए। और आप लोगों का साथ ही हमारी ताकत है, क्योंकि आप लोगों के बल पर आज हम यहाँ हैं। आप लोगों का साथ रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे। और हम भी अकेले नहीं जाना चाहते, हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ चलें। वहाँ आराम से, वो कहते हैं ना, चांद के पार चलो, तो चांद के पार चलेंगे, वहाँ कुटिया बनाएंगे आराम से, और अपने आराम से टमाटर प्याज का कट्टा लेके चलेंगे, बढ़िया तरीके से चटनी बनाएंगे, खाएंगे आराम से अच्छी तरीके से। तो इतना समय देने के लिए साथियों, मैं आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूँ, एकीकरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पार्ट हुआ है। हमने 3-4 चरणों तक डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में आगे के जो चरण बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आशा उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और एक तरीके से तहलका मचा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। जय श्री राम।